इस वक्त पाकिस्तान के हालात इंतहाई कशीदा हो चुके हैं। जो लकीर इस्टेब्लिशमेंट ने खींची है उसी लकीर के मुताबिक तमाम इदारे काम कर रहे हैं और इवन हमारे इंसाफ के इदारे भी उसी लकीर को फॉलो कर रहे हैं। और यही वजह है कि तहरीक इंसाफ के बानी और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल की सज़ा भी जनाब जज साहब ने उजलत में सुना दी है, वो भी उस वक्त में जब इलेक्शन बिल्कुल सर पर है। और दूसरी तरफ बलूचिस्तान में हमले हुए हैं जिनकी ज़िम्मेदारी बीएलए ने कबूल की है कि मच में सारी रात उन्होंने गोलाबारी की है, जिसमें सरकारी और गैर सरकारी प्रॉपर्टीज़ को नुकसान हुआ है, जानें कई ज़ाया हुई हैं। लेकिन हमारी सरकार अभी तक उसकी इतनी ज़्यादा तस्दीक नहीं कर रही है कि कितनी जानें गई हैं। सिर्फ सरकारी एदाद व शुमार के मुताबिक इस वक्त तक 9 जो हैं वो जंगजू हैं या दहशतगर्द हैं वो मारे गए हैं। सिविलियन के हवाले से भी बहुत सारी रिपोर्ट्स मुतज़ाद हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये दर्जनों में हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एदाद व शुमार बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, 100 से ऊपर हो सकते हैं। लेकिन अब तक क्योंकि कन्फर्मेशन जो सरकार है वो नहीं कर रही। दूसरी तरफ एक और अफ़सोसनाक वाक़या ये आया कि तहरीक इंसाफ की रैली में भी धमाका हुआ है, जिसकी फुटेज आई है और वो फुटेज हम दिखा नहीं सकते। लेकिन इस तरह के हालात हैं कि बलूचिस्तान के अंदर एक तरफ ये जंगजू और रियासत आमने-सामने है। उन्होंने बड़ा एक कहते हैं ना ऑर्गेनाइज़ किस्म का हमला किया है मच में, बूलान के इलाके में। और उसमें जिस तरह की तस्वीरें आई हैं उसी से नहीं लग रहा कि ये कोई हल्का-फुल्का वाक़या है या बहुत ऐसा नॉर्मल सी सूरत हाल है। इसमें कई दुकानें जलाई गई हैं, कई लोग मारे गए हैं और कुछ जो मुझे तस्वीरें मौसूल हुई हैं उसमें तो क्लिनिक्स हैं, जेल है, पुलिस थाने हैं, तमाम जगहों पर हमले किए गए हैं। और लेकिन हमारी सरकार ये कहती है कि जो जंगजू थे या जो दहशतगर्द थे वो जहन्नम वासिल हो गए हैं, वो मारे गए हैं। तो एक कॉमन सेंस है कि जो भी हमलावर होते हैं या जो लड़ने आते हैं वो वापसी का नहीं सोचते कि हमें इस गली से फ़रार होना है। उनकी कोशिश होती है कि किसी तरह से भी उस हालात से निकल के जाएँ, लेकिन अगर नहीं जाते तो वो खुद ब खुद को भी शूट करते हैं और या फिर जो है मुकाबले में उनकी हलाकत होती है। तो ये एक मेरे ख़्याल में हमारे पाकिस्तानी कौम को भी सोचना चाहिए कि हम जब सरकारी बयान पढ़ते हैं तो उसमें हमें यही चीज़ बताई जाती है कि मुकाबले में इतने लोग मारे गए और दहशतगर्दों का ख़ात्मा कर दिया गया। तो दहशतगर्द देखें उनके पास इतनी ज़्यादा फ़ोर्स नहीं होती कि वो कोई 20-25 दिन लड़ सकें। रियासत है, ज़ाहिर है रियासत का भी नुकसान होता है, उनका भी नुकसान होता है, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकाला जा रहा ताकि बलूचिस्तान में ये अमन कायम हो। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को जिस उजलत में, जिस जगह जल्दबाज़ी में इलेक्शन से सिर्फ चंद दिन पहले 10-10 साल की सज़ा साइफ़र केस में सुनाई गई है, जिसमें रियासत को ये लगा है कि पहली बार कोई सीक्रेट आउट हुआ है और पाकिस्तान के अंदर से। तो इससे पहले डॉन लीक्स का भी मामला आया था और डॉन लीक्स में जो चीज़ें चली थी जिसमें एक सहाफ़ी का जीना हराम कर दिया गया था। तो मेरे ख़्याल में वो भी एक पाकिस्तान की एक टॉप सीक्रेट चीज़ थी जो आउट हुई थी, जो समझी जाती है। और यहाँ एक क्राइटेरिया नहीं है कि कौन-सी चीज़ ऐसी है जो टॉप सीक्रेट है और कौन-सी ऐसी चीज़ है जिसको पाकिस्तान की सालमत से या उनकी इंतहाई वो जो एक प्राइम मिनिस्टर या वज़रा या जो दूसरे लोग हैं वो हलफ़ उठाते हैं तो उसकी कोई पासदारी होती है, तो वो कौन-सी क्राइटेरिया है। सफ़ारती ताल्लुकात में ख़त-ओ-किताबत ये चीज़ें होती रहती हैं दुनिया भर में। तो मेरे ख़्याल में इस तरह की सूरत हाल जो है ना इसको भी वाज़ेह होना चाहिए कि आखिर ऐसी कौन-सी चीज़ थी जिसकी वजह से ये लगा कि भुट्टो भी गद्दार था और नवाज़ शरीफ ने भी रियासत का एक अहम जो है वो खुफ़िया राज़ जो है वो अफ़शा कर दिया और अब जो है वो इमरान खान ने भी किया है। तो जो डॉन लीक्स का मामला जिस तरह से किया गया था या इससे पहले हुसैन हक्कानी साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगा था, तो ये तमाम जो मामलात हैं उस पर यकसा फ़ैसले रियासत कर रही है या नहीं कर रही, आप खुद सोच सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर पहले भी इस तरह की चीज़ें हुई हैं और इतने बड़े-बड़े मामलात पहले लीक हो चुके हैं, जिनकी हिस्ट्री में जाएँगे तो लंबा एक मामला हो जाएगा। उसमें खुद इन जर्नेल मुलविस हैं, जो जर्नेल अपना मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्कों में जाकर बसते हैं, तो क्या वो आप समझते हैं कि उनके सीनों में जो राज़ हैं वो महफ़ूज़ हैं?
किसी और मुल्क में जाके वो इस तरह से रहें। किसी और मुल्क का जर्नल किसी और बैरून मुल्क का जाकर नहीं रहाइश अख्तियार करता, लेकिन हमारे मुल्क के जर्नलों को आज़ादी है कि वो रिटायरमेंट के बाद अपना मुल्क छोड़ के चले जाएँ। वही जज साहिबान भी यही करते हैं, जर्नल भी यही करते हैं, सियासतदान भी यही करते हैं। लेकिन आप दुनिया के तरक्की याफ़्ता ममालिक या जो महज़ूब कौमें हैं, उनके सरबराहों को देखें कि उनका जीना मरना अपने मुल्क के साथ है। उनके जर्नल हों, उनके पुलिस वाले हों, कोई भी हों, वो अपने मुल्क में रहते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि भाई राज़ तो अफ़शा हमारे मुल्क के ऐसने छुपे हुए हैं नहीं जो ना हों, लेकिन इतने बड़े ओहदों पर रहने वाले लोग जो हैं वो अपना मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्कों में जाकर बसें और इमिग्रेशन ले लें, तो ये भी एक कंप्रोमाइज़ हो सकता है आपके मुल्की सालमत पे। बहरहाल इतनी बड़ी बात मैं मज़ीद नहीं करूँगा, लेकिन ये है कि इमरान खान के फ़ैसले में ये साबित हो चुका है कि इमरान खान को मज़ीद जेल में रखना है और उसको इसी तरह से झुकाने की जो रियासत कोशिश कर रही है कि वो जारी रहेगी। और इमरान खान के बारे में जो मैंने कुछ अभी सुना है या पढ़ा है और देखा है कि उनको ऑफ़र्स दी गई हैं कि मुल्क छोड़ के चला जाए, और लेकिन उन्होंने कबूल नहीं की। तो अब तक ऐसी चीज़ की कोई मेरे ख़्याल में एक ठोस शवाहिद नहीं मिल रहे कि उनको ये ऑप्शन मिला हो। लेकिन इमरान खान को जिस तरह की सज़ा रियासत देना चाहती है, एस्टेब्लिशमेंट देना चाहती है, जज साहिबान उसी को ही फ़ॉलो कर रहे हैं। तो मैंने इसलिए एक ट्वीट किया था जिसमें लिखा था कि सज़ा जो है, लिखी हुई सज़ा सिर्फ़ सुनाई जाती है। तो ज़ाहिर है जब ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, और ये उस वक़्त में जब सिर्फ़ 8 से 10 दिन जो हैं इलेक्शन में रह गए हैं, और ये फ़ैसला इलेक्शन के बाद भी आ सकता था, लेकिन इलेक्शन से पहले इस तरह की सूरत-ए-हाल पैदा करना इस चीज़ को मज़ीद मशकूक बनाती है कि आखिर रात के अंधेरे में और इतनी तवील जो कोर्टें चलाकर सज़ाएँ सुनाई जा रही हों। तो मैंने आज तक इतना तक जो है ना तगड़ा इंसाफ़ जो है पाकिस्तान में नहीं देखा। एक तरफ लोगों को फांसी मिलने के बाद बरी होने के फ़ैसले मिलते हैं। आपने बेगुनाह भाइयों का केस सुना होगा। लाखों केसेस इस वक्त अदलिया में हैं, और जज साहिबान कहते हैं कि अभी लंच टाइम हो चुका है, अब हॉलीडे हो चुका है, अब हमारा जो है वो वीकेंड शुरू हो रहा है, अब हम बच्चों के साथ गर्मियों की छुट्टियों पे जा रहे हैं। और इस तरह की सूरत-ए-हाल हमारे जज साहिबान के कोर्टों में हों, और वहीं ये फ़ैसले हों कि एक साबिक़ प्राइम मिनिस्टर को एक जज साहब आके फ़ौरी-फ़ौरी सज़ा सुना दे, और वो भी इतना उसको तवील खींच-खींच के इलेक्शन से पहले सज़ा देना भी एक खुद सवालिया निशान है। और ये आगे चल के कितना पायदार हो सकता है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन जिस तरह के हालात हैं पाकिस्तान में, उसमें ये जो इमरान खान साहब की कानूनी टीम कह रही है कि हम आगे चल के ये केस उड़वा देंगे, तो जिस मुल्क में इंसाफ के ऊपर भी उँगलियाँ उठें, जज साहिबान के ऊपर भी उँगलियाँ उठें, तो वहाँ आप इतनी मज़बूत और ताकतवर फ़ोर्स से नहीं लड़ सकते, और वहाँ इस तरह के अपने मनपसंद या कानून के मुताबिक फ़ैसले नहीं दिलवा सकते। एक तरफ आप यही जो नवाज़ शरीफ था उसको आपने नाअहल करार दिलवा कर कोर्टों से यूसुफ रज़ा गिलानी को, नवाज़ शरीफ को, जहांगीर तरीन को, सबको आपने नाअहल करवा के उनको जेलों में भी डाला, लेकिन उन्हीं अदालतों से उन गलतियों का आपने करेक्शन भी करवाई। तो जिस तरह से ये सब कुछ हो रहा है, उसमें कहीं नहीं लगता कि यहाँ कोई बेहतरी आने की उम्मीद है। बहरहाल इमरान खान साहब को जेल में रखेंगे, ये तो शुक्र है कि उनको फांसी की सज़ा नहीं सुनाई गई। ये भी गद्दारी का भी मुकदमा इनके ऊपर चल सकता है, कल ये फांसी की सज़ा भी इनको सुना सकते हैं। लेकिन अभी तक इस्टेब्लिशमेंट इतनी बेरहम नहीं हुई है, उनके पास अभी रहम है। लेकिन जो अफ़सोस है वो ये है कि जो इतने बड़े मुनसिफ़ हैं, जज साहिबान हैं, ये भी अपने हलफ की पासदारी नहीं कर पा रहे, किसी के दबाव में आके फ़ैसले कर रहे हैं, किसी तरह से ये तासुर दे रहे हैं कि उनके ऊपर दबाव है, या लिखी हुई तकरीरें जिस तरह से लोग पढ़ते हैं इस तरह से लिखे हुए फ़ैसले पढ़े जाते हैं। पहले भी ऐसा हुआ था, अब भी ऐसा हो रहा है। तो ये सूरत हाल है। और दूसरी तरफ आपने देखा बलूचिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ को टारगेट किया गया है, वहाँ उनके रैली में धमाका हुआ है। एक तरफ उनको आपने पूरे सियासी मैदान से आउट कर दिया, बैट छीन लिया, उनको पार्टी का नाम इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। जिस तरह के उनकी तस्वीरें, वीडियोज़ आ रही हैं, उससे भी ये लग रहा है कि एक इंसानी हुकूक की खुल्लम-खुल्ला खिलाफ़ वर्ज़ी हो रही है।
और ये सब कुछ उस मुल्क में हो रहा है जो दुनिया के सामने कहता है कि हम इंसानी हुकूक के चैंपियन हैं, या हम ख्याल रख रहे हैं, हम रियासत को मजबूत रख रहे हैं। तो ये तो रियासत को जिस तरह से वेल्डिंग करके जोड़ा जाता है, इसी तरह से ही हो रहा है। एक तरफ ये बलूचिस्तान का मामला है, अभी भी मैंने कुछ तस्वीरें देखी कि उसमें एक चैट लीक की गई है जिसमें बलोच यकजहती कौंसिल के नाम से कि हमलों की इत्तला उनको मिलती है, वो खुशी मना रहे हैं और इस तरह का तासुर दिया जा रहा है। देखें, ये मेरे ख़्याल में जिस तरह की सूरत-ए-हाल पैदा की जा रही, इससे बलोचों में और रियासत के दरमियान दूरियां मज़ीद बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। डंडे के ज़ोर पर कोई भी मोहब्बत नहीं कर सकता, और बलूचिस्तान का आखिरी जो हल है, वो यही है कि रियासत अपनी गलतियों पर माफ़ी मांगे और बलोचों के असल जो नुमाइंदे हैं, उनसे बातचीत करे। बलोच कबाइल से बात करे। ये जो नकली सरदार जिनको बिठाया गया है, मैं कई प्रोग्राम में मैं कह चुका हूँ, इससे कभी भी बलूचिस्तान का मसला हल नहीं होगा। अच्छा, दूसरा मामला है कि इस वक्त आसिफ जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी सर तोड़ तोड़ कोशिशें कर रही हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को मिन्नतें करें और ये बताएं कि भाई हमें आप मौका दें, हम ही आपकी खिदमत कर सकते हैं। और ये चाहते भी यही हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी हुकूमत बने तो उसमें एहतसाब नामी कोई चीज़ ना हो, मिल बांट के खाएं हम, उसमें हमारे बड़े इदारे भी खुश हों, छोटी पार्टियां भी खुश हों, लड़ाई झगड़ा भी ना हो। और अच्छा, ये पॉलिसी भी इनकी सिर्फ सिंध के अलावा है, मतलब बलूचिस्तान, पंजाब, केपी, इनमें इनकी आपको ये तकरीरें भी इस तरह से मिल रही हैं, सॉफ्ट इमेज पेश कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं। लेकिन सिंध के अंदर इनकी दादागिरी और बदमाशी वाली सियासत जारी है, और इनके रहनुमा खुल्लम खुला तकरीरें कर रहे हैं जिनमें धमकियां दे रहे हैं। कंबर में बुरहान चांडियो धमकियां दे रहा है, सरदार चांडियो। तो दूसरी तरफ आसिफ जरदारी का बेनोई जो ब्यूरोक्रेट रहा है, फैजुल्ला पेचू, वो एक साइको पेशेंट है, वो धमकियां दे रहा है। और इसके साथ मखदूम जमील जमा का साला धमकियां दे रहा है। तो हर तरफ से आपको इस वक्त वीडियोस मिल रही हैं कि धमकियों की। और पहली बार मैंने ऐसा देखा है कि सिंध के लोगों में एक मज़ाहमत का भी अमल सामने आया है। उन्होंने जानवरों के ऊपर पीपल्स पार्टी के झंडे लगा के उनको शहर में छोड़ा है। ये कभी भी ऐसा नहीं हुआ है, मेरे ख्याल में इस तरह की चीज़ें नहीं हुई हैं। एक्सट्रीम लेवल पर ये सूरत हाल चली गई है। और इसके अलावा आसफा भुट्टो आज बदीन गई हैं, स्पेशली वहाँ कैंपेन करने। अब आसिफ जरदारी का पूरा ज़िद है कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को किसी भी तरह से हराया जाए, उनकी फैमिली को सियासत से आउट किया जाए। पिछली इलेक्शन में भी उन्होंने यही कोशिश की, लेकिन फ़हमीदा मिर्ज़ा और हसनैन मिर्ज़ा जो इनके अपने 2 हलके हैं, वो उनमें से जीत कर आए थे। शहर का हलका पीपल्स पार्टी हमेशा डॉक्टर सिकंदर महेंद्र और दीगर को देती थी, वहाँ वो सूरत हाल अलग है। लेकिन इस वक्त आसिफ जरदारी का अगर पूरे पाकिस्तान के अंदर नंबर 1 कोई दुश्मन है, तो वो जो उनको किसी को समझते हैं, तो वो उनके साबिक दोस्त जुल्फ़िकार मिर्ज़ा हैं। अच्छा, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ इन्होंने एक स्पेशल वकील जो पार्टी का उतारा, उनके कागज़ात नामज़दगी उनके मुस्तरद करवाए, कोर्टों में से वो जाके बहाल करवा के आए। अभी भी बदीन, टंडो बागो और बदीन के हलके में इनकी यही कोशिश है कि लोगों को पैसों से तोड़ें, प्रेशर से तोड़ें, रियासत के सपोर्ट से तोड़ें, लेकिन मिर्ज़ा फैमिली यहाँ से आउट हो। और बदीन से अगर मिर्ज़ा को ये साफ़ कर देते हैं उनकी सियासत में, उनको उनके जो बेटे हैं हसनैन मिर्ज़ा, डॉक्टर फ़हमीदा मिर्ज़ा, ये सब हार जाते हैं, तो पीपल्स पार्टी समझें कि बहुत बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि पूरे सिंध के अंदर उनको अगर कोई टफ़ टाइम दे रहा है तो वो बदीन डिस्ट्रिक्ट है, और बदीन डिस्ट्रिक्ट में ही हालात सबसे ज़्यादा कशीदा होंगे। पिछली बार भी ये जो इलेक्शन जीते थे इस्माइल राहू, वो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की सपोर्ट से जीते थे, और मेरे सामने इस्माइल राहू ने अनाउंस किया था कि वो कभी भी जो है पीपल्स पार्टी में शामिल नहीं होंगे। लेकिन ये हल्के लोग हैं, बहुत ज़्यादा इनको लालच होती है, ये हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर सारे काम करते हैं। तो वो कभी नवाज़ लीग में जाते हैं, कभी किसी और पार्टी में जाते हैं, और जैसे ही वो ज़मीनी इंतखाबात उन्होंने जीते थे, तो उसके बाद फिर फ़ौरन वो पीपल्स पार्टी में शरीक हो गए और उन्होंने वज़ारत भी ले ली। तो अब भी यही सूरत हाल है कि अकेला जुल्फ़िकार मिर्ज़ा पूरी पीपल्स पार्टी और दीगर फोर्सेस के सामने हैं, और वहाँ उनको टफ़ टाइम दे रहा है। लेकिन इस वक्त ये सूरत हाल है कि आसिफ जरदारी को अगर पूरे पाकिस्तान में जब डील कोई बड़ी लेवल पे हो और उसमें ऑप्शन दिया जाए कि उनका सबसे बड़ा जानी दुश्मन कौन है, जिसको वो ख़त्म करना चाहते हैं, तो वो मेरे ख़्याल में पहले नंबर पर नाम जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का रखेंगे। इस वक्त भी आसिफ जरदारी को सबसे ज़्यादा पछतावा इस बात पे है या होगा
कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ज़िंदा क्यों है। और इस वजह से इन्होंने, आप देखें कि जितने भी क्रिमिनल लोग हैं जो पार्टी में शामिल हुए हैं, अली हसन बरोई से लेकर और दीगर भी बहुत सारे नामवर लोग हैं, वो सब के सब इसलिए शामिल किए गए हैं कि आगे चल के जुल्फ़िकार मिर्ज़ा से भी उनका टकराव किया जाए। क्योंकि इससे पहले बिशारत ज़रदारी ने जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के फार्म हाउस पर और उनके जो वहाँ ज़मीनें हैं उन पर मुसल्लह अफ़राद लेकर कब्ज़ा किया था, और वहाँ कोई पुलिस, कोई इदारा जाने के लिए तैयार नहीं था। और उस वक़्त फिर जो है रेंजर्स ने मदाखलत की शायद, और तब जाके मामलात बेहतर हुए थे, वो भी वफ़ाक के हिदायत पर। तो ये सूरत-ए-हाल है सिंध के अंदर, और पाकिस्तान का तो बेड़ा इस वक़्त आपके सामने ही है कि गर्क हो चुका है, और मज़ीद हालात क्या होते हैं देखेंगे हम भी, और आप भी देखते रहें। और इस तरह से मैं कोशिश करूँगा कि जो भी मेरी तरफ से नॉलेज होती है वो मैं आपसे शेयर करूँ।